ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आज की सुबह आपको मुबारक हो दोस्तों। भगवान हमें हर रोज एक सुबह देता है और हर रोज हमें 24 घंटे मिलते हैं दोस्तों। 24 आवर्स, 24 आवर्स। अगर आप मिनट्स में कैलकुलेट करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर मिनट्स मिलते हैं। 84,000 मिनट, 84,000 मिनट्स। आप रोज सुबह उठते हैं और आपको 24 आवर्स मिलते हैं और भगवान कहता है जो भी तुझे करना है कर, और जो तू करेगा मैं उसी के हिसाब से तुझे फल भी दूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय को बढ़िया तरह से यूज करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। दोस्तों, जो टाइम को प्रॉपरली यूज करता है इस दुनिया का सबसे अमूल्य धन, ना तो वो बैरक ओबामा दे सकता है, ना वो नरेंद्र मोदी दे सकता है, ना वो इस दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक भी दे सकता है। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो किसी के पास ही नहीं है और समय कम होता जा रहा है, धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। तो जो समय की इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करवाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर इसी बात के ऊपर स्टार्ट है। टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी प्रीशियस। दोस्तों, समय बहुत ही प्रीशियस है और आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। आज हम लेक्चर 3 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर से हम आज आखिरी की क्रेडिट पॉलिसी की चीजों को मैनिपुलेट करके आपके सामने रखने वाले हैं। आज का एजेंडा मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं सबसे पहले आपको अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और दिखा रहा हूं जो मैंने हाल में ही बनवाई है आप ही के लिए। उसके बाद दोस्तों, मुझे आज 2 बातें समझानी है। एक का नाम है फैक्टरिंग सर्विसेज, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और दूसरे का नाम है बैड डेट्स। एक का नाम है फैक्टरिंग सर्विसेज और दूसरा एक बैड डेट्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। और उसके बाद मैं दोस्तों डाउट्स आपकी लूंगा और यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर जिसका नाम है क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। मैं रिपीट करूंगा, क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट आपकी लाइफ को बदलने के लिए आया है। 8 से 10 नंबर जरूर आएंगे, आपको ये छोड़ना नहीं है, करके जाना है। दोस्तों, अगर आप बुक्स को देख रहे हो तो एक बात तो आपको समझ आ रही होगी कि हमने बुक्स में सबसे पहले कंसेप्ट्स लिखे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, हमने उसको गूगल से कुछ लेटेस्ट चीजें देखकर लिखी हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और वो उस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर दोस्तों, तीसरी चीज जो हमने लिखी है वो थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप समझ लीजिए पिछले 10 अटेम्प्ट में जो भी कुछ लिखा है आया है तो स्कैनर लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं और फिर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लिखे हैं और दोस्तों इनको कंसेप्ट के हिसाब से लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स। और दोस्तों, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म जैसे होते हैं, हमने उसके बाद कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो हमें अच्छी लगी वो दिए हैं और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि इसमें हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है और आपके लिए योगदान, आपके लिए एक सहायक है, तो प्लीज आप इन बुक्स को अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जी भला करने से भला ही होता है। आइए इन्हीं बातों के साथ सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। एक बार आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशंस दे रहा हूं डेटर्स मैनेजमेंट की। तो डेटर्स मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन को एक बार देखें। हाँ, ये मेरी ही फोटो है। मैं चार्टर्ड, मैंने अभी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं लिखी दोस्तों, कोई बात ही नहीं, ठीक है जी। आगे देखें, ये सीए इंस्टीट्यूट, ये सीए का लोगो, ये सीएस का लोगो अगर आप देखें तो लोगों के पीछे भी सारी चीजें पॉइंटेड हैं और नीचे लिखा हुआ है कि सीएस का लोगो बनाने के पीछे कारण क्या था और नीला रंग ही क्यों डाला हमने, नीला रंग क्यों डाला, रंग दे नीला दुपट्टा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम क्रेडिट क्यों देते हैं। क्रेडिट देने के पीछे 3-4 कारण हैं। एक कारण है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स।
दूसरा कारण है इंक्रीज इन सेल्स। वैसे तो इंक्रीज इन सेल्स पहला कारण है, फिर मीटिंग कंपटीशन, फिर इंक्रीज इन मार्केट शेयर, फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। ये 4 रीजंस हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, मैंने तो खाली एक आइडिया देने के लिए बताया। ठीक है जी, चलिए चलिए अभी हम यहां पर चल रहे हैं, और यहां पर मैंने फिर आपको आपको ये बताया था कि क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट के लिए हम 2 क्राइटेरिया का यूज करते हैं, एक लिक्विडिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखिए एक्स एक्सिस में मैंने क्रेडिट पीरियड लिखा है, वाई एक्सिस में 2 चीजें ली है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। 5 मिनट में मैं सारा रिवाइज करा रहा हूं क्रेडिट पॉलिसी। तो देयर आर 2 डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक है जी, आगे चलें। तो आगे मैंने एक बात लिखी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट। क्रेडिट ग्रांट करने के पीछे फायदे क्या हैं? एक, देयर विल बी इंक्रीज इन सेल्स, और दूसरा देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। कॉस्ट क्या क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बैड डेट्स बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, फैक्टरिंग कॉस्ट बढ़ती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कॉस्ट बढ़ती है। आज हम फैक्टरिंग और क्रेडिट के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको एक फोटो बना के दिखाई थी लेक्चर नंबर 1 में, और उसमें बताने की कोशिश की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ये सारी बातें मैंने आपको दोस्तों बताई थी। और उसके बाद आगे हमने उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी लिखे थे। मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट और मॉनेटरी कॉस्ट में बैड डेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह, और लास्ट में नेट बेनिफिट लिखा था। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उन स्टेप्स के बाद मैंने फिर आपको बताया था कि आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। एक बच्चा कहता है सर ये तो करा चुके हैं। हाँ बेटे मुझे मालूम है करा चुके हैं, बेटे उसी चीज को अलग ढंग में देने की बात कर रहा हूं। बेटे मुझे आपसे प्यार है, मैं ये चाहता हूं कि आपको अलग अलग ढंग से मैं बताऊंगा तो एक तो ढंग आपके दिमाग में जाएगा बेटे। इसीलिए दोबारा से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई और आपको दिखाई। रिकमेंडेशन लिखेंगे। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट में जो मैंने लिखवाई थी कि हम अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकालेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये बात मैं बता चुका हूं, और इंपॉर्टेंट नोट में आपने लिखी भी थी। ठीक है जी। लगान की मूवी की बात करेंगे। कहते हैं जी सक्सेस इज स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स वन पर्सनल गोल्स। सक्सेस एक रास्ता है गोल को अचीव करने का। फिर मैंने आपको डिस्काउंट पॉलिसी की बात की थी, 2/10 नेट 60 वगैरह वगैरह, डिस्काउंट ऑफ 2% विल बी ग्रांटेड एंड दिस। ठीक है जी। इसके बाद देखिए शाहरुख खान क्या कह रहा है आपको, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट you will find a way to get it. When you know what you want, you will find a way to get it. फिर मैंने आपको बताया था एक मूवी की, मैंने आपको क्लिपिंग दिखाई थी, हम आपके दिल में रहते हैं। ठीक है जी। और सतीश कौशिक और जॉनी लीवर की मूवी की क्लिपिंग दिखाई थी। फिर मैंने एक बात बताने की कोशिश की थी कि आप कभी ध्यान से देखें कि कॉम्पिटिटर्स आपस में अपनी पॉलिसीज तक चेंज कर देते हैं। मतलब एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, अगर वोडाफोन अपनी स्कीम चेंज करता है तो एयरटेल चेंज कर देता है, आइडिया चेंज कर देता है, एयरसेल भी चेंज कर देता है। इसका मतलब अगर एक कंपनी क्रेडिट देगी तो दूसरी कंपनी भी क्रेडिट देंगी, क्योंकि उसको कंपटीशन फेस करना है। आप कभी देखें, सॉस की बात रखी है मैंने आपके सामने, मैगी, किसान जैम, या दूसरी सॉस नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से, तो अगर एक टोमेटो सॉस चेंज हुआ तो दूसरा भी टोमेटो सॉस चेंज होगा। ठीक है जी। यूनिलीवर अगर कोई स्कीम चेंज करता है तो गोदरेज भी चेंज करती है, अगर गोदरेज उधार देती है तो यूनिलीवर भी देना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये बातें मैंने बताई थी, और फिर हम आगे चल पड़े थे। मैंने कहा था कि कई बार आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू भी काम कराना पड़ता है, उसकी क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के मैंने 3 कंपनीज रखी हैं। एक रखी है क्रिसिल, क्रिसिल केयर,
केयर। और थर्ड है इकरा, इकरा, इकरा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर अपने आप को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमें थैंक यू वहां कर सकते हैं और अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो पानी है अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, पानी को कोई रोक नहीं पाया। दोस्तों अगर कोई चीज अच्छी है तो अपने आप वो पॉपुलर हो ही जाती है, उसको कोई भी रोक नहीं पाया। इन्हीं बातों के साथ मैं ये चाहता हूँ, मैं भूपेश आनंद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको आज थोड़ा सा आगे लेके चलूं और हम क्लासेस की बातें करें और हम देखें कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। आइए जी दोस्तों, पहली चीज मैंने बता दी। अभी मैं आपको बुक खोल लीजिए, आप सभी बुक खोल लीजिए। मैं पहले आपको फैक्टरिंग सर्विसेज की बात बताऊंगा, और फैक्टरिंग सर्विसेज के लिए पहले मैं आपको वैसे कंसेप्ट नंबर 12 की बातें आज मैं करने वाला हूं, और कंसेप्ट नंबर 12 में हेडिंग लिखी हुई है फैक्टरिंग सर्विसेज, फैक्टरिंग एग्रीमेंट, और दूसरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज। तो दोस्तों इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लिख चुके हैं तो लिखने का काम तो नहीं है, खाली पहले समझना है। अभी मैं इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन नंबर 21 करवाऊंगा, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 22 भी करेंगे आज ही, और उसके बाद मैं कंसेप्ट नंबर 15 बताऊंगा। और दोस्तों कंसेप्ट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर हम 25 करने वाले हैं, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 25। ये मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने करूंगा, 21, 22 एंड 25। तो दोस्तों पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी बुक को खोल लें, थ्योरी निकाल लें, और थ्योरी में आप थ्योरी में दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 8 पेज 81, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी क्वेश्चन। और थ्योरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का क्या मतलब है, फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती हैं, इसको खोल लीजिएगा। मैं भी आपके सामने खोल रहा हूं उसी पेज को, तो एक बार फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या बातें हैं। खोलिए प्लीज।
मैं दोस्तों फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन में देखने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, एक बार आप सभी, मैंने आपके सामने फॉन्ट बड़ा कर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ये है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में बार बार आएगा और आया भी हुआ है। मजे की बात तो यह है कि आया भी हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्या होती है, इससे हमें पता चलेगा। ये एक ऐसी सर्विस है जिसका हम अभी बात करने वाले हैं। मैं चाहता हूं 1 मिनट आप पढ़ लें, मैं फिर आगे चलूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। आप एक बार इस डायग्राम को देख लें। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें अपनी बुक में देखें, मैंने तो डायग्राम आपके सामने लिखा है, चांस की बात है बड़ा नहीं हो पा रहा। इसमें स्टेप नंबर 1 देखें आप, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सेलर और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ बायर। एक तरफ लिखा है सेलर और एक तरफ लिखा है बायर। सेलर और बायर के बीच में आप देखिए मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज लिखी है सेलर और बायर। बायर सेलर को ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बायर सेलर को ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि भाई मुझे ये सामान देने से चाहिए उधार में। अब सेलर को डर लग रहा है कि क्या मैं उसको उधार दूं या ना दूं, और अगर दूं तो मेरे तो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। मान लेते हैं उधार वो 2 महीने का देता है, कौन, सेलर, तो वो सोच रहा है कि 2 महीने तक मुझे पैसे इससे मिलेंगे नहीं और पता नहीं मिले भी या नहीं मिले। तो सेलर क्या करता है, एक फैक्टर को ढूंढता है। फैक्टर कौन होता है, दलाल। फैक्टर कौन होता है, दलाल। अब दलाल कौन हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, मनी लेंडर्स भी हो सकते हैं, बार्कले फाइनेंस भी हो सकता है, मुथ्थू फाइनेंस भी हो सकता है। तो वो सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें ध्यान से, सेकंड स्टेप में तो लिखा हुआ है कस्टमर, सेलर, सेलर फैक्टर के पास जा रहा है। सेलर इज गोइंग टू फैक्टर, सेलर इज गोइंग टू फैक्टर। फैक्टर उस सेलर की बात को सुन रहा है और बायर की क्रेडिबिलिटी निकाल रहा है और उसके बाद उसकी लिमिट फिक्स कर रहा है। कौन फिक्स कर रहा है, फैक्टर सेलर की लिमिट फिक्स कर रहा है। क्या लिमिट फिक्स कर रहा है कि भाई मैं इस बायर को तू उधार में दे दे, मैं तुझे 60% पैसे जो तुझे मिलने 2 महीने के बाद मैं तुझे आज ही दे दूंगा, लेकिन मैं सारे पैसे नहीं दूंगा, मैं 60%, 70%, 80% दूंगा। तो उसको कहते हैं लिमिट फिक्स करना। अब आप स्टेप नंबर 3 देखिए ध्यान से। जैसे लिमिट फिक्स हो जाती है, सेलर बायर को वो सामान, वो गुड्स भेज देता है विद इनवॉइस, विद इनवॉइस। और जो वो भेजता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट स्टेप नंबर 4 में देखें फैक्टर को दे देता है, क्योंकि फैक्टर को पैसे लेने 2 महीने के बाद उस बायर से। अब कस्टमर से सेलर पैसे नहीं लेगा, सेलर ने कस्टमर को सामान बेच दिया, चक्कर खत्म। अब सेलर ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ फैक्टर को, और बायर को भी कह दिया कि तू पैसे मुझे मत दियो, फैक्टर को दियो। अब देखिए स्टेप नंबर 4, तो जैसे ही फैक्टर के पास ये सब कुछ आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5
फैक्टर उसको पैसे दे देता है, जो भी उसने लिमिट फिक्स की थी 60, 70, 80 जितनी भी लिमिट फिक्स हुई थी वो पैसे उसको दे देता है, 80% पैसे दे देता है, या जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है 80% जितने भी पैसे थे वो दे देता है। तो एज पर द लिमिट वो उतने पैसे दे देता है। सो स्टेप नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखें तो फैक्टर फिर कस्टमर के साथ फॉलो अप करता है, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, कि भाई 2 महीने के बाद पैसे लेने हैं। फैक्टर ने तो सेलर को शुरू में ही पैसे दे दिए ना, तो फॉलो अप कौन करेगा? अब तो फैक्टर करेगा ना कस्टमर के साथ, 2 महीने से कुछ दिन पहले शुरू कर देता है। अब जैसे ही 2 महीने पूरे हो जाते हैं कस्टमर उसको पैसे दे देगा। चेक करिए 7th पॉइंट कस्टमर फैक्टर को पैसे दे देता है। और 8th पॉइंट फैक्टर क्या करता है? अपनी कमीशन, अपना इंटरेस्ट या जो भी उसका इनकम है वो रखता है और बाकी पैसे सेलर को दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले 80% ही दिए, 20% कम दिए थे या 60 दिए, 40 कम दिए थे, तो जो बैलेंस उसको पैसे उसको तो 100% मिले, तो उसमें से अपनी कमीशन रखता है, इंटरेस्ट रखता है और बैलेंस पैसे सेलर को दे देता है। आप ध्यान से देख लीजिए स्टेप नंबर 8 पेज बैलेंस अमाउंट। दोस्तों ये चित्र इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर फैक्टरिंग का आपके सामने थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बात यकीन से मैं बता सकता हूं, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं आपको कि आप अगर फोटो बनाएंगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया। फैक्टर 2 तरह की होती है, जैसे सी पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, फुल कोर्स, फुल सर्विस, नॉन रिकोर्स, फुल सर्विस, रिकोर्स। देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉन रिकोर्स और इसमें लिखा हुआ है रिकोर्स। अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है। पहले बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग देखिए, द फर्म कैन कन्वर्ट रिसीवेबल्स इनटू कैश विदाउट बॉदरिंग अबाउट रीपेमेंट। मतलब वो जो फर्म है वो अपना कैश में कन्वर्ट कर देती है विदाउट बॉदरिंग अबाउट रीपेमेंट। फैक्टरिंग इंश्योर्स अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोस। इससे क्या होता है? एक रेगुलर इनफ्लो फैक्टर सेलर को दे सकता है। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस फैक्टरिंग वर्चुअली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट। फिर सेलर को अपने यहां पर कोई क्रेडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट रिसीवेबल फाइनेंसिंग थ्रू फैक्टरिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो ये एक बड़ी अच्छी सर्विस मानी गई है और इस सर्विस का नाम है फैक्टरिंग सर्विस। इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग एग्रीमेंट। अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों? आपके पास 2-3 प्रपोजल्स होंगे। मुथ्थू फाइनेंस प्रपोजल देगा कि आप मेरे से फैक्टरिंग सर्विसेज ले लो, बार्कलेस फाइनेंस प्रपोजल देगा कि आप मेरे से ले लो, क्या पता कोटक महिंद्रा बैंक भी दे दे कि भाई आप मेरे से ले लो। अब फैक्टर तो तीनों है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सबसे बेस्ट है। बेटे बेटे यहाँ पर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की बात नहीं हो रही कि क्रेडिट कम करेंगे, क्रेडिट ज्यादा करेंगे, नहीं बेटे, सेल उतनी है, क्रेडिट पीरियड भी उतना है, डिस्काउंट भी उतना है। खाली बात हो रही है कि जो आपने उधार दिया था अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो कहां से लेंगे, कौन से फैक्टर से लेंगे? कोटक महिंद्रा से ले, मुथ्थू फाइनेंस से ले या बार्कलेस फाइनेंस से ले? ये बात हो रही है बेटे। बात इस समय क्रेडिट पीरियड कम या बढ़ाने की हो ही नहीं रही। ठीक है जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बताया था 21 को खोल लें, क्योंकि हम आगे चलेंगे, और 21 क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें। कंसेप्ट नंबर 12 को समझाने के लिए मैंने हेडिंग लिखी है फैक्टरिंग सर्विसेज स्लैश क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज स्लैश एजिंग शेड्यूल स्लैश बिल डिस्काउंटिंग। सारी बातें समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट अब आपको दे रहा हूं। नीचे मैंने लिखा है 5 स्टार क्वेश्चन है।
आप हाईलाइट कर लीजिए, हाइलाइटर आपके पास होगा। मैंने पहली क्लास में बताया था कि हाइलाइटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो सुष्मिता सेन लिमिटेड नीड्स टू प्रोड्यूस, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, पढ़ते हैं। अ न्यू प्रोडक्ट सेलिंग एट ₹1000 पर यूनिट, एक यूनिट 1000 रुपए में हम बेच रहे हैं। सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स इज 5000 यूनिट्स, और बेटे सेलिंग प्राइस इतना है और वेरिएबल कॉस्ट है बेटे 750 रुपए, और बेटे क्रेडिट पीरियड हम जो दे रहे हैं वो 2 मंथ्स का है। अब चांस की बात है कि ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया अभी उसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 22 करूंगा 1 मिनट के लिए। एक बच्चा सिर खुजलाने लगा, वो कहने लगा ये मास्टर पागल है। नहीं बेटे, पहले जहां पर लोहा गर्म होगा वहीं तो चोट मारूंगा। आप बताइए, मैंने अभी अभी फैक्टरिंग की बात की है ना, पहले मैं फैक्टरिंग वाला 22 करा दूं फिर 21 कराऊंगा। उस बच्चे को ठंड आई कि चलो 21 भी कराएंगे, ठीक है जी, पहले 22 एक बार नजर मारेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्नओवर ऑफ आर लिमिटेड इज, एक कंपनी है जी आर लिमिटेड, उसकी जो सेल्स है वो 60 लाख रुपीस की है। 60 लाख एक साल में, और इसमें क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स का विभाजन किया हुआ है। 48 लाख रुपीस की क्रेडिट सेल्स है, मतलब 12 महीने में वो 48 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स कर देते हैं। डेटर्स आर अलाउड 1 मंथ, क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है। इसका मतलब जो सेल है वो 1 महीने की 4 लाख रुपए की है, और ये जो 4 लाख रुपए के पैसे हैं ये 1 महीने के बाद मिलते हैं, क्योंकि आप 1 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं। जनवरी के पैसे कब मिलेंगे? फरवरी के कब मिलेंगे? मार्च के कब मिलेंगे? अप्रैल। इसका मतलब आपको जो पैसे हैं वो 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। इट मीन्स यू आर गिविंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है जी। अब या तो ये है कि आर लिमिटेड 1 महीने तक इंतजार करे, या तो ये है कि आर लिमिटेड 1 महीने तक वेट करे, इंतजार करे, और या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आर लिमिटेड को पैसे शुरू में ही चाहिए, बिगिनिंग में ही चाहिए, बिगिनिंग में ही चाहिए, बिगिनिंग में ही चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, किसी फैक्टर के पास जा सकते हैं, दलाल के पास जा सकते हैं, किसी मुनीम के पास जा सकते हैं। मुनीम कौन? मुथ्थू फाइनेंस। मुनीम कौन? कोटक महिंद्रा। मुनीम कौन? बार्कलेस फाइनेंस। कुछ भी, कोई भी, जेनपैक, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। तो वहां लिखा हुआ है अ फैक्टर इज विलिंग, अब उनको पैसे शुरू में ही चाहिए तो इसलिए वो फैक्टर के पास चले गए। तो फैक्टर आर लिमिटेड गया, भैया मैं नहीं गया, आर लिमिटेड फैक्टर के पास चले गए, फैक्टर 1। अब देखेंगे यहां पे 2 फैक्टर्स हैं, पहले मैं फैक्टर 1 की बात कर रहा हूं। अ फैक्टर इज विलिंग टू एडवांस 90% ऑफ द बिल्स रेज्ड, एक फैक्टर एडवांस दे रहा है, वो कहता है जितनी की भी तुमने सेल की है ना, जैसे 4 लाख रुपए तुम्हें 1 महीने के बाद मिलेंगे, 4 लाख रुपए तुम्हें 1 महीने के बाद मिलने, मैं तुम्हें आज ही दे देता हूं,
आज ही दे देता हूं, ये फैक्टर कह रहा है, लेकिन मैं तुम्हें आज कितने पैसे दूंगा, 3,60,000 रुपए दूंगा, 4 लाख नहीं दूंगा। लेकिन मैं उसके लिए क्या चार्ज करूंगा, एक तो तुम्हारे से फीस चार्ज करूंगा 2% की एक महीने के लिए, क्योंकि मैंने एक महीने के लिए पैसे दिए, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे एक महीने के बाद। और मैं एक तुम्हारे से एक चीज और भी चार्ज करूंगा, उसका नाम है कमीशन। कमीशन भी चार्ज करूंगा, और कमीशन कितना परसेंट चार्ज करूंगा, 4%। 4%। और 4% कमीशन वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी, टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स। मोटा मोटी बात समझ लीजिए, फीस फीस और इंटरेस्ट मैं कहता हूं एक ही तरह की चीज होती है। कमीशन और प्रोसेसिंग चार्ज एक ही तरह के होते हैं। आपने जब वो स्लाइड प्रिपेयर की थी तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, आपने वहां पे लिखा था कमीशन स्लैश प्रोसेसिंग चार्ज। पिछले लेक्चर में आपने एक कंसेप्ट लिखा था, और फिर उसी जगह वहां पे भी लिखा था इंटरेस्ट स्लैश फीस। तो इंटरेस्ट और फीस का नेचर एक ही होता है। इंटरेस्ट उसी अमाउंट के ऊपर निकालते हैं, फीस भी उसी अमाउंट के ऊपर निकालते हैं जो पैसे आपको मिले हों। लेकिन बेटे कमीशन या प्रोसेसिंग चार्ज टोटल अमाउंट के ऊपर निकलता है बेटे। जैसे आपने किसी बैंक को लोन की एप्लीकेशन दी 100 लाख की, तो बैंक क्या करेगा, उसको पहले प्रोसेस कराएगा, देखेगा सब कुछ कि आपने जो भी लिखा है ठीक ठाक है या नहीं, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज लेगा। और बेटे वो प्रोसेसिंग चार्ज 100 लाख पे लेगा, क्योंकि आपका जो लोन का अमाउंट है वो 100 लाख का है। अब मान लेते हैं कि उस 100 लाख में से आपको लोन मिला 80 लाख। आपकी एप्लीकेशन कितने की थी, बोलो ना, बोलो ना, 100 लाख की। और आपको लोन कितने का मिला, 80 लाख का। तो बेटे वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किसके ऊपर चार्ज करेंगे, 80 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटे, 80 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। इसका मतलब इंटरेस्ट और फीस अलग चीज है, वो तो जितना अमाउंट आपको दिया गया उसके ऊपर चार्ज होता है। और कमीशन और प्रोसेसिंग चार्ज एक अलग चीज है, वो टोटल अमाउंट के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है जी। तो अभी जरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी हमने करना शुरू नहीं किया। आर लिमिटेड एज रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट, वो कह रहा है जी फैक्टर 1 की वजह से, अगर वो फैक्टर 1 के पास चला जाता है तो फैक्टर 1 की वजह से 21,600 रुपए एक साल में उसके बच जाएंगे। तो एक महीने में कितने बचेंगे देख लेते। बेटे एक महीने में 1,800 रुपए बचेंगे। बेटे एक महीने में 1,800 रुपए बचेंगे। बेटे एक महीने में 1,800 रुपए बचेंगे। अब एक बच्चा कह रहा महीने का क्यों निकाला, बेटे बताता हूं, ठंड तो रख लो। आप बताओ क्रेडिट पीरियड आप यहाँ पे कितने पीरियड का दे रहे हैं, कितने महीने का दे रहे हैं। क्रेडिट पीरियड आप एक महीने का तो दे रहे हैं, आपको फैक्टर से एक महीने का ही तो एडवांस मिलेगा, और आप फैक्टर से एक महीने के लिए तो एडवांस लेंगे, उसी के ऊपर ही तो पे करेंगे। इसका मतलब जब मैं हर चीज एक महीने की ले रहा हूं तो मुझे बेनिफिट्स या कोई और भी चीज आती है वो भी तो एक महीने की लेनी चाहिए। इसका मतलब एक समझ आया कि क्रेडिट पीरियड आपको जितने भी पीरियड का दिया जाए, आपको फैक्टरिंग के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन भी उतने पीरियड की ही करनी है। क्यों, क्योंकि आप फैक्टर से उतने पीरियड के लिए ही एडवांस ले रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपके सामने यही कहना चाह रहा हूं कि आगे चलें थोड़ा सा। एंड अवॉइड बैड डेट्स, इसको अंडरलाइन कर दें जी, अवॉइड। कई बार लिखा होता है अवॉइड एक्सीडेंट, इसका मतलब एक्सीडेंट होने वाला था, अवॉइड हो गया। अवॉइड बैड डेट्स का मतलब क्या है कि पहले पहले बैड डेट्स होते थे, या पहले बैड डेट्स होते थे,
और फैक्टर वन से जब आप लेंगे तो फैक्टर वन कह रहा है कि भैया जो आपके बैड डेट्स होते थे अब आपको उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतूंगा। कौन? मैं कौन? फैक्टर। इसका मतलब अगर आप फैक्टर वन के पास जाते हैं तो दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी, और दूसरा बैड डेट्स बच जाएंगे, बैड डेट्स भी बच जाएंगे, बैड डेट्स भी बच जाएंगे। बैड डेट्स हो रहे हैं लेकिन वो अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो फैक्टर वन की कहानी है। आगे देखिए क्या लिखा है, अ शेड्यूल्ड बैंक। अब दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है शेड्यूल्ड बैंक। अ शेड्यूल्ड बैंक हैज कम फॉरवर्ड। एक शेड्यूल्ड बैंक सामने आया फैक्टर के रूप में। जैसे मैंने बताया कोटक महिंद्रा बैंक या कोई भी बैंक, शेड्यूल्ड बैंक या कोई नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी फैक्टर बन सकता है। टू एडवांस 90%। वो कहता ठीक है भैया मेरे पास आ जाओ, मैं भी तुम्हें 90% दे दूंगा जो तुम्हें लेना है। मतलब तुम्हें 4 लाख लेने हैं ना, मैं तुम्हें एडवांस में 3,60,000 दे दूंगा और 40,000 बाद में दूंगा। 40,000 में से अपनी कमीशन काट दूंगा, फिर बैलेंस पैसे दूंगा। और वो कह रहा है जी मैं तुम्हारे से सूत लूंगा, सूत पुत्र कर्ण। सूत कितना? 18% का लूंगा, 18% पर एनम का लूंगा। और तुम्हारे से मैं प्रोसेसिंग चार्ज भी ले लूंगा, प्रोसेसिंग फीस ले लूंगा 2% की। मैंने अभी भी बताया था, मैंने अभी बताया था इंटरेस्ट हमेशा जितना अमाउंट दिया जाए उस पे होता है। प्रोसेसिंग चार्ज जितने की एप्लीकेशन होती है उस पे होती है। ठीक है जी। वुड यू एक्सेप्ट फैक्टरिंग और द ऑफर फ्रॉम द बैंक? क्या आप फैक्टरिंग और ऑफर फ्रॉम द बैंक एक्सेप्ट करेंगे? मतलब आप फैक्टर वन की बात मानेंगे या आप फैक्टर वन से एग्रीमेंट करेंगे या फैक्टर टू से करेंगे? 1 मिनट और दे रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने पूरा पढ़ा है आपके सामने, पढ़ने का तरीका बताया। भले ही रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खाली आंसर ही दे दूंगा। मैं इसका मतलब चाहता हूं कि आपको फेस टू फेस से भी ज्यादा समझ आए मेरे बेटे। ये मेरी मन की भावना है। इसी तरह से ये वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही हैं, और आप अगर ईमानदार हैं तो आप आराम से 1 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को करें। और एक बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की बात नहीं हो रही। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि हम फैक्टर वन की बात माने या फैक्टर टू की बात माने। चलिए जी, हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट showing alternative proposals. Proposal 1, proposal 2, proposal 1, proposal 2, to enter factoring agreement, to enter into factoring agreement with factor। अब नाम नहीं पता इसलिए हम नहीं लिख रहे। दूसरा है जी टू एंटर फैक्टरिंग एग्रीमेंट, टू एंटर फैक्टरिंग एग्रीमेंट विद शेड्यूल्ड बैंक, विद शेड्यूल्ड बैंक। ये आपके सामने मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा है। अब मैं चल रहा हूं स्टेप नंबर 2 की तरफ। मैं यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा, मैं यहां पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस बना रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ alternative proposals,
कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। स्टेप नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख दिया, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो बेटे पहले कॉस्ट लिखेंगे और फिर बेनिफिट लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट का नाम भी क्या है बेटे, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। बेटे कॉस्ट में बताया आपको या तो फीस होगी और या इंटरेस्ट होगा, और दूसरी कॉस्ट क्या होगी, या तो प्रोसेसिंग चार्ज होगा और या कमीशन होगी। ये बात आप पहले भी लिख चुके हैं मेरे बेटे जब आपने कंसेप्ट लिखा था। और बेटे बेनिफिट्स में क्या है, बेनिफिट्स में अवॉइडेंस ऑफ बैड डेट्स एक बेनिफिट ये है, और दूसरा बेटे रिडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है, कोई जल्दी थोड़ी है मेरे बेटे, आराम से आप देख लें, आप देख लें, आराम से देख लें, एक बार चेक कर लें, आप खुद पढ़ लें, क्वेश्चन भी पढ़ लें। मैं तो 1 मिनट आपको और दे रहा हूं मेरे बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है बेटे। हाँ जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, और अब मैं इस क्वेश्चन के सामने आपके लिए करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से समझ लें। पहला प्रपोजल जो अभी हम लिख चुके हैं, फैक्टर 1 के केस में पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। वैसे तो मैं वर्किंग नोट 1 बना चुका हूं, फिर भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। फैक्टर 1 के केस में आप 4 लाख रुपए की आपने उधार दिया है, लेकिन आपको वो व्यक्ति 3,60,000 रुपए फैक्टर 1 दे रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन 3 lakhs और फीस विल बी चार्ज्ड ऑन 3,60,000 रुपीज ओनली। 3,60,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। और दोस्तों 1 महीने का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 2%, 3,60,000 रुपए का। आप देखिए, आप देखिए 3,60,000 इंटू 2%, ये आपके सामने फिगर आ रही है 7,200 रुपीज, 7,200। और फैक्टर 1 के केस में ही एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कमीशन, 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 और दोस्तों कमीशन 4% दी हुई है। आप चेक कर लीजिए, कमीशन 4% दी हुई है। और दोस्तों 4% किसके ऊपर निकालेंगे, 4 लाख के ऊपर। ये फिगर आ गई दोस्तों 16,000 रुपए की, ये फिगर आ गई 16,000 रुपए की। तो आप ये बताइए फैक्टर 1 के केस में आप 2 चीजें पे कर रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और एक कमीशन पे कर रहे हैं। तो 2 कॉस्ट में पहले तो यहां लिख रहा हूं, फीस की जगह मैंने यहां पर फीस या इंटरेस्ट एक ही बात होती है, तो मैंने लिखना 7200। और जो कमीशन है, और जो कमीशन है, जो कमीशन में है वो दोस्तों 16,000 रुपए की है, 16,000 रुपीज की, 16,000 रुपए की। तो 16,000 प्लस 7200, मैं यहां पर लिख रहा हूं जी 23,200, 23,200। और बेनिफिट्स में लिख रहा हूं अवॉइडेंस ऑफ बैड डेट्स, अवॉइडेंस ऑफ बैड डेट्स एक बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट है मैनेजमेंट कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, पहले होते थे अब नहीं हो रहे, ठीक है जी। तो आप बताइए 4 लाख के ऊपर अगर मैं 1% कैलकुलेट करूं तो 4,000 रुपए के बैड डेट्स बच जाएंगे। पहले होते थे अब नहीं हो रहे। अवॉइड का मतलब होता है वो है लेकिन आप देख नहीं रहे। दूसरा रिडक्शन ऑफ बैड डेट्स, रिडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, जो मैंने बताया था आपको 21,600 रुपए 1 महीने का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 महीने का दिया हुआ है, दैट इज 1,800। ये लो बेटे, ये आ गया मेरे बेटे। यहां पर लिख रहे हैं नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट 23,200 माइनस 5,800 इज इक्वल टू 17,400। ये आ गया बेटे, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, कैलकुलेटर से खुद करो बेटे। मैं आ गया जी शेड्यूल्ड बैंक वाले में। शेड्यूल्ड बैंक
शेड्यूल्ड बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और दूसरा आपसे प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड बैंक में आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट की सेविंग नहीं हो रही, तो यहां पर नील आएगा। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक बात और, अवॉइडेंस ऑफ बैड डेट्स भी नहीं हो रहे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब मैं जैसे ही कहता हूं कि बैड डेट्स अवॉइड नहीं होंगे, अवॉइड का मतलब क्या है? पहले हो रहे थे, अब नहीं होंगे फैक्टर 1 की वजह से, लेकिन फैक्टर 2 शेड्यूल्ड बैंक में तो होंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैड डेट्स। बैड डेट्स बेटे यहां आएंगे, यहां पर आएंगे 4,000 रुपए के, आराम से आप देख लीजिए। बैड डेट्स यहां पर 4,000 रुपए के आएंगे, जो प्रपोजल 1 में नहीं आए, प्रपोजल 2 में आए। प्रपोजल 2 में बैड डेट्स आए हैं दोस्तों 4,000 रुपए के। प्रपोजल 2 में बैड डेट्स आए 4,000 रुपए के। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, बैड डेट्स 4,000 रुपए के मैंने यहां पर लिख दिए। अभी मैंने इंटरेस्ट और कमीशन लिखना है, ठीक है जी। तो आइए हम चल रहे हैं आगे। वर्किंग नोट नंबर 3, फैक्टर 2। फैक्टर 2, फैक्टर 2 का मतलब है शेड्यूल्ड बैंक। फैक्टर 2 का मतलब है शेड्यूल्ड बैंक। और शेड्यूल्ड बैंक से आप शेड्यूल्ड बैंक एक तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, इसलिए मैं 1/12 कर रहा हूं। मैं सारी कैलकुलेशंस 1 महीने की करूंगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड मुझे कितने महीने का दिया है? क्रेडिट पीरियड मुझे 1 महीने का दिया है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। इंटू 90% इंटू 4 लाख। क्यों? क्योंकि वो पैसे तो 3,60,000 ही दे रहा है, ठीक है बेटे। तो 3,60,000 इंटू 18% अपॉन 12, ये बेटे आ गया 5400। आराम से निकाल लो, कोई जल्दी नहीं है। 18% करना है क्योंकि ये पर एनम है, तो इसलिए 1/12 कर रहा हूं। और बेटे 3,60,000 का निकाल रहा हूं, ये बेटे 5,400 रुपये आ रहा है। और दूसरी चीज बेटे, प्रोसेसिंग चार्ज आ रहा है। बैंक प्रोसेसिंग चार्ज लेता है बेटे, कमीशन नहीं लेता। लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज और कमीशन का मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। तो प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है 2% ऑफ डेट्स बेटे, 4 लाख का बेटे 8,000, चेक करिए बेटे 8,000। तो बेटे मैं ये फिगर्स यहां लिख रहा हूं, 5,400 रुपए बेटे 8,000। एक बच्चा कहता है सर ये बैड डेट्स एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल समझाऊंगा बेटे, एक बार आप पहले लिख तो लें। 8 और 5 13 और 4 17,400 बेनिफिट है नहीं, तो मेरे बेटे यहाँ पे भी कॉस्ट 17,400 रुपए की आ रही है, पहले आराम से लिख लें। शेड्यूल्ड बैंक में भी जो नेट कॉस्ट आ रही है वो 17,400 रुपीज की आ रही है। शेड्यूल्ड बैंक में भी जो नेट कॉस्ट आ रही है वो 17,400 रुपीज की आ रही है, 17,400 रुपए की आ रही है। दोनों में 17,400 की आ रही है। पहले एक बार रिकमेंडेशन लिख लें, फिर आप जैसे कहेंगे मैं कराऊंगा। लिखे जी। स्टेप 3, द मैनेजमेंट रिकमेंडेशन। द मैनेजमेंट may be advised to either accept the management may be advised to either accept factor proposal or scheduled bank proposal फैक्टर प्रपोजल भी और शेड्यूल्ड बैंक का प्रपोजल, दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज सेम
that is rupees 17,400. But following non-monetary factors may be considered. बट हम नीचे वाले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। अब ये फैक्टर्स नॉन मॉनेटरी हैं, मॉनेटरी में कॉस्ट सेम आ रही है मेरे बेटे। अब नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बात थोड़ी सी लिखेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप फैक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट करें, मतलब फैक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट करें या शेड्यूल्ड बैंक का प्रपोजल एक्सेप्ट करें, दोनों में मॉनेटरी कॉस्ट सेम है। लेकिन मैंने कहा आप कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स का जरूर ध्यान दें, क्योंकि उन फैक्टर से पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रपोजल करना चाहिए। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि अगर फ्यूचर में बैड डेट्स ज्यादा होने की संभावना लगती है आपको, तो फिर आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेटर प्रपोजल होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर बैड डेट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन फ्यूचर बैड डेट्स। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बैड डेट्स ज्यादा होंगे, तो मेरे बेटे फिर तो इसको लेना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक की वजह से आपके बैड डेट्स अवॉइड नहीं हो रहे। दूसरी चीज, मैं अगर आपके सामने एक दूसरा फैक्टर रखूं, वैसे विचार कर रहे हैं ना बेटे, विचार कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, तो सोचना तो है ना बेटे। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में पॉसिबिलिटी ज्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ने की, तो फिर बेटे सेव तो यहां पर हो रही है ना, तो उस केस में भी फैक्टर का प्रपोजल ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेविंग फैक्टर के केस में हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में, बैड डेट्स बच फैक्टर के केस में नहीं है। और बेटे तीसरी चीज, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के ऊपर ध्यान देते हैं ज्यादा, तो बेटे वो तो शेड्यूल्ड बैंक का ज्यादा अच्छा होता है। अब आप आराम से देख लीजिए कि पेपर में आप किस तरह से करके आते हैं, आप खाली आंसर किस तरह से लिखते हैं, और आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आपके नंबर कितने आए, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो आप रीवैल्यूएशन के लिए भरते हैं, आप अपनी ट्रू कॉपी निकलवाते हैं। ईमानदारी से बताऊं, जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, आपको 100% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप बेटर है इन फैक्टर्स को भी लिख कर आए। चलिए जी, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन 21 को करूंगा, जो मैंने पहले शुरू कर दिया था। अब मैं 21 नंबर को शुरू करूंगा, और 21 में क्रेडिट एजेंसी की बात हो रही है, क्योंकि मैं पहले शुरू कर चुका था, तो मैं 21 नंबर लिख रहा हूं। और पेज नंबर मैंने लिख दिया जी 112, और यहां लिख दिया जी वर्किंग नोट नंबर 1, सुष्मिता सेल लिमिटेड intends to produce a new प्रोडक्ट, और वो सेलिंग प्राइस है 1,000 रुपए पर यूनिट, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 750 रुपए पर यूनिट, और प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है 250 रुपए पर यूनिट, और 2 महीने का क्रेडिट दे रहे। क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का दे रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। It is estimated that 10% of the customers will default. Bad debts वगैरह जी 10% के हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर 15%, इंटरेस्ट रेट 15% है, पर एनम ही होते हैं। ठीक है जी, ये तो ऑलरेडी आपके पास एक स्टेटस की पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन।
स्टेटस पोजीशन और एग्जिस्टिंग पोजीशन। फिर लिखा हुआ है अ क्रेडिट एजेंसी, अ क्रेडिट एजेंसी हैज ऑफर्ड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट एजेंसी, एक क्रेडिट एजेंसी ने एक सॉफ्टवेयर निकाला है, हैज ऑफर्ड अ सिस्टम विच कैन क्लेम आइडेंटिफाई पॉसिबल बैड डेट्स। वो क्रेडिट एजेंसी कह रही है कि हमने एक सॉफ्टवेयर निकाला है जी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति बैड डेट करेगा। इसका मतलब जब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति पैसे नहीं देगा, तो आप उसको उधारी क्यों देंगे। जैसे आप देखते हैं सच का सामना, सच का सामने में एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और नीचे मशीन लगा देते हैं, और वहां मशीन से क्या होता है, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी माइंड की वाइब्रेशंस फ्लक्चुएट होती हैं, और जैसे ही माइंड की फ्लक्चुएशंस होती है, वाइब्रेशंस, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। पुलिस को भी तो ऐसे ही पता चलता है। इसी तरह से ये एजेंसी कहती है कि हमने एक सॉफ्टवेयर निकाला है जो हमें बता देगा कि कौन से कस्टमर्स आपको पैसा नहीं देने वाले। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। वो कह रहा है जी कि क्या कह रहा है कि ऐसे 20% कस्टमर्स उन्होंने निकाल लिए जो आपको पैसा नहीं देंगे। 20% कस्टमर्स विल नॉट गिव यू क्रेडिट, विल नॉट गिव यू अमाउंट। इसका मतलब वो बैड डेट्स करने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर बड़ी मेहनत से बनाया है, आप हमें 2.5 लाख रुपए कम से कम दें, हमें 2,50,000 रुपए चाहिए। इफ दीज कस्टमर्स आर रिजेक्टेड, अंडरलाइन कर दीजिए रिजेक्टेड, अगर ये नहीं भी लिखा होता और मैं सॉफ्टवेयर ले रहा होता तो ये कस्टमर को तो मैं रिजेक्ट करूंगा ही। इफ दीज कस्टमर्स आर रिजेक्टेड, अंडरलाइन करिए रिजेक्टेड, नो एक्चुअल बैड डेट्स विल रिजल्ट, नो एक्चुअल बैड डेट्स विल रिजल्ट, फिर एक्चुअल बैड डेट्स नहीं होंगे। शुड द क्रेडिट एजेंसी सिस्टम बी यूज्ड, अंडरलाइन कर दीजिए, क्या क्रेडिट एजेंसी का सिस्टम यूज करना चाहिए। मैं रुक गया हूं, मैं चाहता हूं कि आप आराम से एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लें। आपको यहां पर ये नहीं डिसाइड करना कि क्रेडिट पीरियड 2 महीने का दें, 3 महीने का दें, 5 महीने का दें। आपको यहां पर यह भी डिसाइड नहीं करना कि हम कैश डिस्काउंट दें या ना दें। आपको यहां पर यह भी डिसाइड नहीं करना कि हम फैक्टर के पास 1 के पास जाएं या फैक्टर 2 के पास जाएं। आपको एक ही चीज डिसाइड करनी है, और वो ये है कि क्या हम क्रेडिट एजेंसी का सॉफ्टवेयर लें या ना लें। तो 2 प्रपोजल्स लिखें। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग alternative proposals। प्रपोजल 1 कह लें, या इसको आप एग्जिस्टिंग पोजीशन कह लें। नॉट टू परचेज सॉफ्टवेयर। पहला है जी हम सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद रहे, नॉट टू परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रेडिट एजेंसी। जैसे पहले काम चल रहा था हम उसी तरह से काम चला रहे हैं। प्रपोजल 2, प्रपोजल 2 टू बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रेडिट एजेंसी। प्रपोजल 2 है टू बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रेडिट एजेंसी, टू बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रेडिट एजेंसी। ठीक है जी। अब इसको मैं कहता हूं कि ये मेरा स्टेप नंबर 1 है।
अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ, और मैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ alternative proposals. Step number 2, profitability statement of alternative proposals. हम दोनों proposals की एक profitability statement prepare कर रहे हैं। तो आइए हम यहां पर लिखें profitability statement existing की भी और proposal number 2 की भी। हम यहां पर सबसे पहले सेल्स लिख रहे हैं। सेल्स के नीचे हम वेरिएबल कॉस्ट वगैरह जो भी होगा हम लिखते जाएंगे। तो आप बताइए जी 5000 यूनिट यहाँ पे मैं बेचूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कौन बैड डेट करेगा। तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस, ये आपके सामने आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 750 की दी हुई है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें। 5000 इंटू 750 इंटू 750 इज इक्वल टू 37,50,000। बेटे फिक्स कॉस्ट तो दी नहीं हुई, और बेटे इसके बाद क्या लिखते हैं अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, और बेटे वो 15% दी हुई है। तो बेटे आ जाओ 15% इंटू 2/12 इंटू 37,50,000। 15% इंटू 2/12 इंटू 37,50,000। आराम से बेटे ये आ रहा है बेटे 93,750। मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप प्लीज एक बार कैलकुलेटर से करके देखें। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट 93,750। बेटे इसके बाद बैड डेट्स लिख रहा हूं। बैड डेट्स, बेटे बैड डेट्स जो हैं 10% के हैं, 5 लाख रुपए के बैड डेट्स हैं। और बेटे यहां पर आपने वो क्रेडिट सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं है, तो कोई कॉस्ट थोड़ी लगेगी बेटे, वो तो आपने यहां खरीदा है। तो बेटे प्रॉफिट निकाल लीजिए, निकालिए बेटे प्रॉफिट। 50 लाख माइनस 37 लाख माइनस 37,50,000 माइनस 93,750 माइनस 5 लाख, ये बेटे आ रहा है 6,56,250। 6,56,250 6,56,250। प्रपोजल 2, जिसमें आप क्रेडिट एजेंसी की सर्विसेज ले रहे हैं, और जहां पर 20% आपको पता चल गया है कि कस्टमर्स डिफॉल्ट करेंगे। बेटे यहां 40 लाख लिख दिया मैंने। बेटे इसका मतलब आप यहां पर कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 4,000 यूनिट्स ही बेच रहे हैं, इंटू 750। ये लिख दिया बेटे मैंने 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज बेटे, 30। अब आइए बेटे इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं। 15% इंटू 2/12 इंटू 30 लाख, ये आ रहा बेटे 75,000 रुपए। 30 lakhs इंटू 15% इंटू 2/12
इज इक्वल टू 75,000 रुपीज। और बेटे यहाँ बैड डेट्स नहीं होंगे, क्यों? बेटे हमने उनको बेचा ही नहीं है, बेचा ही नहीं है। आप बताइए सॉफ्टवेयर का फायदा क्या हुआ? सॉफ्टवेयर ने तो बता ही दिया ना कि 20% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी नीयत खराब हो जाएगी, तो हमने तो शुरू में नहीं बेचा, तो फिर बैड डेट किस बात के? लेकिन हाँ, 2.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर तो खरीदना पड़ेगा ना, वो हमारी कॉस्ट लगेगी। तो आइए प्रॉफिट निकालिए। 40 लैक्स माइनस 30 लैक्स माइनस 75,000 माइनस 2,50,000, ये बेटे आ गया 6,75,000। आराम से बेटे, यही आंसर है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ये बेटे प्रपोजल नंबर 2 है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो आप नीचे रिकमेंडेशन लिख दें, द मैनेजमेंट में may be advised to avail credit agency services, that is to buy the software. In order to मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये था दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास बस एक ही कंसेप्ट और रह गया है जो मैंने बताना है और जिसका मेरे को प्रैक्टिकल कराना है, वो है जी क्वेश्चन नंबर 25, कंसेप्ट नंबर 15। फिर डाउट्स ही लेनी है। कंसेप्ट नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25, एक बार निकाल ले, एक बार निकाल ले। हाँ जी दोस्तों एक बार मैंने आपको बोला था कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर 25 को देख लें। 25 क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेज नंबर 115। अब सवाल ये आता है कि ये जो कंसेप्ट है लास्ट कंसेप्ट नंबर 15, ये जो कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 15, इस कंसेप्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स, सिलेक्शन ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स ऑफ बैड डेट्स। इस कंसेप्ट का मैंने नाम रखा है सिलेक्शन ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स की टॉलरेबल लिमिट्स की सिलेक्शन करना इस कंसेप्ट नंबर 15 का एक ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने कितने बैड डेट्स को टॉलरेट कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा कितने बैड डेट्स को टॉलरेट कर सकते हो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जो हम करने वाले हैं। मतलब इसमें एज सच कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं ये सारी बातें बता दूंगा। मैं चाहता हूं एक बार आप क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लें। A group of new customers with 25% risk of non-payment, a group of new customers, एक कुछ नए कस्टमर्स आए हैं जी आपके पास। A group of new customers, कुछ नए कस्टमर्स आपके पास आए हैं
with 10% risk, with 10% risk ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब बैड डेट्स होने की संभावना 10% है। आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, और ये जो कस्टमर्स हैं, मान लेते हैं कहीं से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, किसी गांव से आए हैं, किसी नेपाल से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, मैं तो ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, और ये इनका चेहरा देखकर आपको लगता है कि ये 10% का डिफॉल्ट कर देंगे, इनका चेहरा देखकर लगता है कि 10% का डिफॉल्ट कर देंगे, एंड दे डिजायर टू एस्टेब्लिश बिजनेस कनेक्शन विद यू, वो आपसे बिजनेस कनेक्शन डिजायर कर रहे हैं। दिस ग्रुप वुड रिक्वायर 1.5 month ऑफ क्रेडिट, ये कहते हैं कि हमें 1.5 महीने का 1.5 month क्रेडिट दे दिया जाए, प्लीज गिव अस क्रेडिट ऑफ 1.5 months एंड इज लाइकली टू इंक्रीज योर सेल्स, और इनकी वजह से आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, और दोस्तों उसमें मैंने लिखा है इंक्रीमेंटल सेल्स 60,000 रुपीज की हो जाएगी, incremental sales will be rupees 60,000, incremental sales will be rupees 60,000, production administrative and selling expenses, production administrative and selling expenses, production administrative and selling expenses will be 80%, वो 80% होंगे दोस्तों। यू आर रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, आपको टैक्स भी देना है मेरे बेटे 50% का। अब ध्यान रखिएगा, जब भी टैक्स का रेट दिया हो तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाएंगे, ये बात आपको मालूम है, ठीक है जी। ऑल्सो स्टेट द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, अंडरलाइन कर दीजिए, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट यू वुड बी विलिंग टू अज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वर, वो देख लेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है और फिर दूसरा पार्ट कुछ और है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आराम से क्वेश्चन को देख लें। मैं पहले पार्ट की बात करूंगा कि क्या मुझे वो क्रेडिट पीरियड लेना चाहिए या इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैं इसमें एक बात तो ये लिखवाना पसंद करूंगा जो आप घर के लिए लिखेंगे, एज ओनली as only incremental information, as only incremental information has been specified in the question, क्योंकि आपको यहां पर इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन दी हुई है, hence we will follow incremental approach while analyzing credit proposal। तो पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लें, ये आपको नोट नंबर 1 में लिखना है, as only information has been specified in the question, hence we will follow incremental approach while analyzing credit proposal। note number 2 में ये लिखा है बेटे, ये पता भी है फिर भी लिख रहे हैं, as income tax rate has been specified, hence financial accounting approach hence financial accounting approach will be followed।
ये बात तो बेटे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटे। नोट 1 और नोट 2 आपको समझाने के लिए, क्या एक बार आप समझ जाएं कि मैंने क्या क्या आपको बताया था पहले। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और दोस्तों फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, क्या लिखा है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो मैं मेन आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स। और यहां पर लिखूंगा, यहां लिखूंगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और आपको मालूम ही है कि जब भी इनकम टैक्स रेट दिया होता है हम कभी भी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट एक फिक्शन है, आपको पता ही है फिक्शन है। इनकम टैक्स में हम उन्हीं खर्चों को डेबिट करते हैं जो खर्चे अलाउड है, जो एक्चुअली में जो पे किए हुए हैं। ठीक है बेटे। इंक्रीमेंटल सेल्स 60,000 आ गया बेटे, ये 48 आ गया मेरे बेटे, ये आ गया बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,000। और बेटे ये टैक्स आ गया 6,000। और बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 6,000। आराम से बेटे कैलकुलेटर आपके हाथ में, ये तो वैसे मुंह जुबानी कैलकुलेशन से मैंने कर लिया। इंक्रीमेंटल सेल्स 60,000, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 48,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,000, टैक्स 6,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,000। ठीक है जी, यहां तक बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हम क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच जब भी हम बनाते थे तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच में एक बात करते थे, हम क्या करते थे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते थे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते थे। अगर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड से ज्यादा है देन we grant, we grant the, or we grant the credit, or we accept, we accept the क्रेडिट प्रपोजल। या तो हम क्रेडिट दे देते थे और या हम क्रेडिट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते थे। बट दोस्तों अगर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, अगर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, अगर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न लेस है देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो बेटे उस केस में हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो आइए मैं यहां पर एक बार देख लूं कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो बेटे 40% दिया हुआ है। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपॉन, incremental profit upon incremental investment in cash operating cost in debtors। आराम से बेटे incremental profit upon incremental investment in cash operating cost into 100, into 100। तो मैं आपके सामने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 6,000 रुपए का दिया हुआ, 6,000 रुपीज का गिवन है। 6,000 अपॉन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, बेटे ये सारा कुछ इंक्रीमेंटल ही था, इसलिए ये जो कॉस्ट है ये इंक्रीमेंटल ही है। और ये बेटे कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इस कॉस्ट का नाम है कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। 48,000 इंटू 1.5 अपॉन 12, 1.5 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं बेटे। तो 48,000 इंटू 1.5 अपॉन 12,
ये आ गया बेटे 6,000 रुपीज 6,000 रुपीज 6,000 रुपीज 6,000। तो मैं यहां पर कुछ ठीक नहीं किया बेटे, शायद मैंने 80%, 48 12 6 तो ठीक है बेटे, 48,000 1.5 मंथ, 48,000 इंटू 1.5 अपॉन 12। बेटे कुछ ठीक नहीं आ रहा बेटे, ये कैसे हो रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा बेटे बैड डेट्स नहीं लिखे मैंने, हाय राम हाय राम। बेटे एक बार ये दोबारा बनाऊंगा, एक बार दोबारा प्रिपेयर करूंगा। बेटे मैं मुंह जुबानी थोड़ी, मैं देख देख के थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा दोबारा से, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। बेटे इससे दिखता है कि मैं आपके सामने बिल्कुल अभी कर रहा हूं, और बेटे मैं देख देख के नहीं कर रहा। इंक्रीमेंटल सेल्स 60,000 रुपीज की है, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बेटे 48,000 रुपए के हैं, माइनस माइनस इंक्रीमेंटल बैड डेट्स। बेटे सारा कुछ ऑटोमेटिकली बैड डेट्स भी इंक्रीमेंटली आएगा। बेटे 8 48 और 6 54। बेटे ये लेस करके ये 6,000 रुपए की फिगर जो आ रही है, इसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बेटे टैक्स 3,000 रुपए का है, और बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3,000 रुपए का है। चेक कर लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000 रुपीज का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000 रुपीज का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000 रुपीज का है। अब मुझे दोबारा से वही देखना है, मैं यहाँ पर बस हल्का सा कैलकुलेशन गलत कर रहा था। आप बताइए, अब मुझे चेक करना है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में क्या आपस में कौन ग्रेटर है। तो एक्सपेक्टेड तो गिवन ही है बेटे, एक्सपेक्टेड तो गिवन है 40%, एक्चुअल निकालना है मेरे बेटे। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बेटे 6,000 नहीं है बेटे, 3,000 है बेटे, 3,000 है। और बेटे 6,000 तो मैं पहले भी निकाल चुका था, कैसे, 1.5 महीना 1.5/12 इंटू 48,000 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। 1.5 upon 12 into 48,000 is equal to 6,000 rupees into 100 is equal to 50%। बेटा ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, इसको बोलते हैं एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे एक्चुअली में आप 50% कमा रहे हो, और आपकी चाहत थी कि आप 40 कमाओ, तो बेटे ये पॉजिटिव साइन है। तो आप लिख दें द मैनेजमेंट may be advised, the management may be advised to grant the credit to new customers। हमें क्रेडिट दे देना चाहिए नए कस्टमर्स को। The management may be advised to grant the credit to new customers, to new customers। बेटा ये पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। State the degree of risk of non-payment that you would be willing to assume। वो कहता है calculate percentage of bad debts, calculate percentage of bad debts which you would be willing to assume if required rate of return is 30 and 20। ठीक है बेटे, वो कहता पढ़ लो, पहले पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं कहता हूं आपने अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई है, सेल्स लिखा है, हाँ सर लिखा है,
वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, बैड डेट्स लिखे हैं, हाँ मास्टर लिखे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, टैक्स लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, बिल्कुल लिखा है, क्यों नहीं लिखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिखा है। वो कह रहा है ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर ये 30% का हो तो ये बताओ कि बैड डेट्स कितने हो सकते हैं। पहले बेटे क्वेश्चन समझना है, आंसर तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन समझ लेना है। हाउ मच बैड डेट्स विल बी देयर, बैड डेट्स कितने हो सकते हैं अगर 30% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटे बाकी फिगर्स तो पता ही है, जैसे ये फिगर पता थी 60,000 रुपए की है, ये फिगर भी पता थी 48,000 रुपए की है। अगर मैं ये वाली फिगर निकाल लूं तो फिर यहाँ चला जाऊंगा, फिर यहाँ पहुंच जाऊंगा और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब बताइए बेटे 30% का ये जो रेट है कैसे आया होगा। आपने अभी वैसे कैलकुलेशन की भी थी, 30% या 50% जो निकाला था आपने कैसे निकाला था, 3,000, उस समय तो प्रॉफिट क्या था, 3,000 था, एक्स अपॉन 6,000 इन्वेस्टमेंट इंटू 100। बेटे एक्स का मतलब है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और 6,000 का मतलब है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। तो ये बताइए जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,800 हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,800 हो गया, टैक्स 1,800 है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,600 हो गया। बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,600 हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,600 हो गया। मैं नीचे से गया ना बेटे, मैं नीचे से गया ना, तो 60,000 माइनस 48 बराबर है 12। 12 में से कितना लेस करूं कि 3,600 आ जाए, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3,600 है बेटे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3,600 है। तो 12 में से मैं कितना लेस करूं कि 3,600 आ जाए, तो माइनस 3,600 इज इक्वल टू 8,400। बेटे ये फिगर आ गई 8,400, 8,400 रुपए की, 8,400 रुपए की ये फिगर आ गई। इसका मतलब अगर 30% का रेट ऑफ रिटर्न हो तो आप 8,400 रुपए के बैड डेट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बेटे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो लिखें परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स, अमाउंट ऑफ बैड डेट्स अपॉन सेल्स इंटू में 100। 8,400 अपॉन 60,000 इंटू 100। ये बेटे 14% आ गया, हाय राम। बेटे 14% आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज 30%, then percentage of bad debts will be 14%। 14% की परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स होगी। अब एक बच्चा कहता मास्टर ये तो बता कि अगले पार्ट में लिखा है 20%। हाँ बेटे मैं बताऊंगा, पेपर तो मैंने ही देने हैं, सीएस आपने बनना है मैंने बनना है, आप खुद करो। थप्पड़ मारूंगा कान पे, ये करा वो करा, खुद नहीं करना। यहां ना देखना, कसम होगी, जो देखेगा पास नहीं होगा, पहले खुद करे फिर देखे। परेशान क्या हुआ है, इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बैड डेट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंक्रीमेंटल सेल्स 60,000 रुपए की है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 48,000 रुपए का है।
ये बेटे रेट दिया हुआ है 20%। ये बताओ 20% ये कैसे निकाला गया होगा मेरे बेटे? इन्वेस्टमेंट तो 6,000 ही होगी ना। क्यों? क्योंकि उधार तो 1.5 महीने का ही दे रहे हो ना, कॉस्ट तो सेम ही है ना, सेम ही है ना। तो बेटे एक्स की फिगर निकाल लो, 1200 रुपए, 1200, 1200। ये मैंने 1200 रुपए की फिगर यहां लिख दी, बैड डेट्स में लिख दी। ओ सॉरी, 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 बैड डेट्स तो निकाल लेना बेटे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लिख दो ना बेटे। ये 1200 हो गई ना बेटे, ये 2400 हो गई ना बेटे। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 60,000 माइनस 48,000 माइनस 2400। ये बेटे फिगर आ गई 9600, 9,600 रुपए की, 9,600 की। तो बेटे 60,000 माइनस 48,000 माइनस 9,600 इज इक्वल टू बेटे 2,400। देख लो बेटे आराम से। अब आप परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स निकाल लीजिए। तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बैड डेट्स अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। मेरे बेटे लिख लो ना, 9,600 है बेटे, लिखो ना, लिखो ना बेटे, अपॉन 60,000 इंटू 100 करो ना बेटे। ये आ गई जी फिगर, ये फिगर आ रही है जी, ये आ गई जी 16%। कैलकुलेटर से करें, अगर रेट ऑफ रिटर्न 20% हो तो हम टॉलरेट कर सकते हैं 16% के बैड डेट्स। तो एक बात मुझे बताइए, क्या रेट ऑफ रिटर्न का और टॉलरेबल लिमिट का कोई रिलेशनशिप है? तो यहां लिखिए ग्राफिकल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ rate of return and tolerable limits, graphical presentation of rate of return and tolerable limits। लो जी, लो सर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न लिख दूं आराम से बेटे, एक्स एक्सिस में मैं अगर रेट ऑफ रिटर्न लिख दूं और बेटे वाई एक्सिस में मैं टॉलरेबल लिमिट लिख दूं, बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। जब रेट ऑफ रिटर्न 20% हो, जब रेट ऑफ रिटर्न 30 हो, जब रेट ऑफ रिटर्न 40 हो, आप खुद लॉजिकली बताइए कि जब रेट ऑफ रिटर्न 20% है मतलब कम है, इसका मतलब आप टॉलरेट ज्यादा कर सकते हैं बैड डेट्स का। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, इसी तरह से यहां पर आएगा, इसी तरह से यहां पर आएगा। मैं ये लिख रहा हूं, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप करके रिलेशनशिप आ रही है। तो आप नीचे लिखें, नीचे लिखें हायर द रेट ऑफ रिटर्न, लिखा है जी, जितना ज्यादा है रेट ऑफ रिटर्न, हायर द रेट ऑफ रिटर्न, higher the rate of return, low will be tolerable limit। higher the rate of return, higher the rate of return, जितना रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, लो विल बी टॉलरेबल लिमिट, उतनी टॉलरेबल लिमिट कम होगी। बड़ी सिंपल सी बात है जी। तो इस तरह से मैंने 25th क्वेश्चन भी करा दिया, 25th भी करा दिया। आइए एक बार देख लें डाउट्स में क्या क्या एक दो क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लें और फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।
मुझे एक क्वेश्चन नंबर 17 की इच्छा है कि कराऊं आपको, और 17 से पहले वैसे मैंने आपको 15 नंबर और 16 नंबर दिए थे, उन सबकी सॉल्यूशन मैंने बहुत बढ़िया लिखी हुई है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं आपको एक क्वेश्चन 17 कराऊं और फिर ये चैप्टर बिल्कुल मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, मैंने सब कुछ करा दिया, और फिर इसमें मैं होमवर्क दूंगा कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 17 मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप पढ़ लें। बेटे ये जो क्वेश्चन है, मैं अगर पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, मैं ये को पेपर बनाऊं तो क्वेश्चन जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप ध्यान से देखें तो मैं चाहता हूं 1 मिनट लगाकर आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 मिनट जल्दी से दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़े। Easy Limited specializes in the manufacture of a computer component. The component is sold for ₹1000। आजकल हम इस component को 1000 रुपए का बेचते हैं। And the variable cost is, selling price बेटे इतनी है, variable cost is ₹800। And the component sold 400 components per month। तो बताइए जी 12 महीने में कितने component बेचेंगे? 4800 component बेचेंगे। At present the company grants 1 month credit। credit period लिख लीजिए, credit is equal to 1 month। हम credit period 1 महीने का दे रहे हैं। The company is thinking, कंपनी सोच रही है, सोच सोच कर, चिंता चिंता चित्ता चित्ता चिंता तथा चिंता चित्ता चित्ता चिंता तथा, ये बेचारा फाइनेंस मैनेजर चिंता कर रहा है, ये बेचारा फाइनेंस मैनेजर सोच रहा है। क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? टू गिव द क्रेडिट टू ऑफ 2 months, 2 महीने का उधार दें, 2 months का हम उधार दें। अगर हम 2 महीने का उधार देते हैं तो कुछ बदलाव आता है, और वो बदलाव इस तरह का है, इंक्रीज इन सेल्स बाय 25%। सेल्स 25% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहले 4800 यूनिट हो रही थी, अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? 6000 यूनिट्स हो जाएगी। पहले 4800 यूनिट हो रही थी, अब 6000 यूनिट्स हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी सेल बढ़ेगी तो प्रभावित बात है, कई बार क्या होता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ज्यादा रखना पड़ता है, आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। तो नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक 2 लाख रुपए। अरे जब आप ज्यादा और थोक में खरीदते हो तो आपका इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए, आपको उधार भी ज्यादा मिलता है। इसका मतलब आपकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए की होगी, 1 लाख रुपए की होगी। टू एडवाइज द कंपनी ऑन वेदर और नॉट टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स, आपको एडवाइस करना है कि क्या उधार बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। If all customers avail the extended credit period of 2 months, अगर सारे कस्टमर्स 2 महीने का उधार ले लें, and existing customers do not avail the new credit terms but the new customers avail the same। ठीक है बेटे, आराम से पढ़ लो। and the company expects a minimum return of 40% of the investment। बेटे ये मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया है, आराम से आप देख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे बेटे, आराम से देख लीजिए।
तो मैं सबसे पहले तो प्रपोजल्स लिखूंगा, फिर आगे चलूंगा बेटे, तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव proposals, existing situation to grant credit of 1 month, 1 महीने का ही उधार दें। प्रपोजल 1 to grant credit of 2 months, to grant credit of 2 months, to grant credit of 2 months। बेटे प्रपोजल 1 है टू ग्रांट क्रेडिट ऑफ 2 months टू existing and new customers, और बेटे प्रपोजल नंबर 2 टू ग्रांट credit of 1 month to existing customers, 1 month to existing customers and 2 months to new customers। आराम से बेटे मैंने आपके सामने लिख दिया एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2। आराम से पहले देख ले प्रपोजल समझ आ रहे, क्योंकि प्रपोजल समझ आएंगे तभी आगे चलेंगे। पहली सिचुएशन समझ आ गई, प्रपोजल 1 समझ आ गया, प्रपोजल 2 समझ आ गया। अब बेटे कुछ भी नहीं है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ही तो बनानी है। तो लिखिए स्टेप नंबर 2, profitability statement of alternative proposals, existing situation proposal 1 और बेटे proposal 2। बेटे सेल्स लिख दो, बेटे सेल्स को डबल अंडरलाइन कर दो। यहां बेटे वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा मेरे बेटे। उसके बाद जो होगा आएगा, और यहां पर बेटे प्रॉफिट आएगा, और यहां पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा। बस बेटे आंसर आएगा और ये चैप्टर खत्म है बेटे, चैप्टर ही खत्म हो रहा है। आइए मैं आपके सामने खड़ा हूं इस समय, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और कुछ बातें आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। पहली बात है टू ग्रांट क्रेडिट ऑफ 1 month। तो बेटे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितने, 4800, तो लिखे 4800 इंटू बेटे 1000, तो बेटे 48 लाख 48 लाख रुपीस की सेल है, 48 लाख रुपीस की सेल है। और अगर आप उधार ज्यादा देते हैं और सारे कस्टमर्स ले लेते हैं तो 12 लाख रुपए की सेल बढ़ जाएगी, टोटल सेल 60 लाख की हो जाएगी मेरे बेटे। और बेटे यहां पर भी 48 लाख प्लस 12 लाख बढ़ जाएगी सेल, तो बेटे यहां पर भी 60 लाख की हो जाएगी। अब हमारे वेरिएबल कॉस्ट 800, तो बेटे वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं, ये आ गया जी 38,40,000,
38,40,000, 38,40,000, 38,40,000। और अब आप देखें अगर यहां पर तो 38,40,000 तो आएगा ही, प्लस यहां पर आप 1200 यूनिट्स और कर रहे हैं इंटू 800, तो बेटे ये आ गया 9,60,000। 9,60,000, 38,40,000 प्लस 9,60, आराम से बेटे देख लो, मैं जान के बाइफिकेट करके दे रहा हूं कि आपको समझ आए बेटे, आपको समझ आए मेरे बच्चे। आराम से देख लें, आराम से देख लें। फिक्स कॉस्ट निल निल निल, बेटे फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। अब मैं आ गया जी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, बस यही एक वर्किंग नोट बनाना है और बस क्वेश्चन खत्म। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सब होमवर्क देकर ये चैप्टर ही खत्म है जी। वर्किंग नोट नंबर 2, आराम से बेटे, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट एग्जिस्टिंग, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। ये बेटे मैंने लिखा क्रेडिट पीरियड। बेटे क्रेडिट पीरियड मैं यहां पर दे रहा हूं 1 मंथ का, 2 मंथ टू एग्जिस्टिंग एंड टू न्यू, 2 months टू न्यू एंड 1 month टू एग्जिस्टिंग। आराम से बेटे चेक कर लीजिए, मैंने यही प्रपोजल्स लिए थे। एग्जिस्टिंग में मैं 1 मंथ का दे रहा हूं और प्रपोजल 1 में मैं 2 मंथ का क्रेडिट दे रहा हूं टू एग्जिस्टिंग एज वेल एज टू न्यू, और प्रपोजल 2 में मैं 2 मंथ का क्रेडिट दे रहा हूं टू न्यू एंड 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा हूं टू एग्जिस्टिंग। आराम से, और फिर यहां पर हम लिख रहे हैं कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। आराम से बेटे, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटे ये 38,40,000 लिखी हुई है बेटा। 38,40,000 तो एग्जिस्टिंग में है ही, हाय राम, 38,40,000 तो एग्जिस्टिंग में है ही। 960 बेटे मैं यहां से देख के लिख रहा हूं 9,60,000, 9,60,000। अच्छा बेटे, एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है कि यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना दिया हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट है 40% का, तो 40% इंटू 38,40 इंटू 1/12, 40% इंटू इंटू बेटे 48 lakhs, 48 lakhs इंटू 2/12 इंटू 2/12, क्योंकि बेटे आप एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों को 2 महीने का दे रहे हो। बेटे यहां दिक्कत आएगी, 38,40,000 में तो 1/12 करेंगे, लेकिन मेरे बेटे 9,60,000 में ना बेटे हम 2/12 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 महीने का उधार खाली न्यू को दे रहे, न्यू को। आराम से निकाल ले बेटे। ये आ गया जी 1,28,000, 1,28,000। ये बेटे 48 lakhs, 48 lakhs इंटू 2/12 इंटू 40%, 3,20,000, 3,20,000। ये बेटे 2,56,000 आ गया। आराम से
आराम से देख लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर चुका हूं, मैं चाहता हूं एक बार आप भी कर लें। बेटे आप मेरी मदद ही नहीं कर रहे, तो बेटे मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा। बेटे ये 1,92,000 है। अब आप मदद ही नहीं कर रहे बेटे, मैं खुद ही अपनी गलतियां निकाल रहा हूं। और बेटे ये भी देख लेता हूं, इनटू इनटू ये बेटे 3,20,000 ठीक है, और ये 1,92,000 आराम से। बेटे अभी एक चीज का और ध्यान देना है, पहले आप इसको लिख लें। 1,28 1,28 1,28,000 3,20,000 3,20,000 और बेटे 1,92,000 आराम से बेटे। अब एक बात को मैंने समझाना है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हो रहा है। अगर आप प्रपोजल 1 या 2 को देखें तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी हो रहा है। कैसे बेटे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है, ध्यान से सुने। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैसे हो रहा है, ध्यान से सुने। अगर आप क्रेडिट 1 महीने से 2 महीने बढ़ा रहे हैं तो वो कह रहा है क्वेश्चन, स्टॉक में इंक्रीज होगा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे, और 2 लाख रुपए का स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के बढ़ेंगे। इसका मतलब आपके 1 लाख रुपए की पूंजी एक्स्ट्रा लगेगी, एक्स्ट्रा लगेगी, एक्स्ट्रा लगेगी। आपकी 1 लाख रुपए की पूंजी एक्स्ट्रा लगेगी, बिल्कुल ठीक है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अब 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप देखें पूरे 12 महीने में तो 40% के हिसाब से 40,000 आ रहा है। एक बच्चा पूछने लगा दूसरे बच्चे से कि इसमें 2/12 या 1/12 क्यों नहीं किया। पहला कहने लगा मुझको भी समझ नहीं आया, मैं क्या बताऊं। बेटे मैं बताता हूं ना, मैं किस खेत की मूली हूं, मैं बताता हूं ना। बेटे एक बात का ध्यान रखना, हम 2/12 या 1/12 डेटस पे करते हैं जब हमें किसी से पैसे लेने होते हैं। बेटे यहाँ पैसे लेने नहीं है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो रही है बेटे, ब्लॉक हो रहे हैं फंड्स। इसलिए 1 लाख के ऊपर मैं 40%, मैं 2/12 1/12 नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली 1 लाख इंटू 40% करूंगा। मुझे किसी से पैसे लेने थोड़ी है, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट शुरू से होगी आखिरी तक 1 लाख रुपए ही होगी। ठीक है, तो चलिए जी 40,000 रुपए ये मैंने बेटे एडिशनल में यहां लिखने हैं, पहले प्रपोजल में भी और दूसरे में भी। आइए बेटे कंप्लीट करते हैं बेटे, बस खत्म हो गया बेटे, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। लो ना बेटे, ये बेटे पहला तो आंसर भी आ गया, 8,32,000। लो बेटे, बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बुक देखो, लेकर आओ जरा। लो बेटे, लो बेटे, बेटे लो ना। वो बेटे मैं अब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाल रहा हूं।
ये आ गया बेटा, बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है। अब आप लिख दें 1,36,000 लिख दें और 8,000 लिख दें, बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है मेरे बेटे। इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको जब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा प्रीशियस था कि वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज है तो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो लिखिए जी रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट the management may be advised, the management may be advised to, बताइए जी, टू किसको ग्रांट करना चाहिए 2 महीने का क्रेडिट, किसको, दोनों को नहीं, प्रपोजल 2 है बेटे, प्रपोजल 2 है, टू ग्रांट क्रेडिट ऑफ 1 month to existing customers and 2 months to new customers। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कंपनी 2 तरह के क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स को दे। हो सकता है बेटे, हो सकता है बेटे। बेटे अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एक जोग्राफिकल लोकेशन में और आपके न्यू कस्टमर्स दूसरी जोग्राफिकल लोकेशन में, तब तो पॉसिबल है बेटे, उस केस में हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है बेटे। तो मैं ये मान रहा हूं कि लोकेशंस अलग अलग रही होंगी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ क्रेडिट पॉलिसी का ये जो चैप्टर है मैंने कंप्लीट किया। ये लेक्चर 3A था जो मैंने कंप्लीट किया। मैंने आपको इसमें थ्योरी बताई, प्रैक्टिकल बताया, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जो बुक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जो बुक है उसमें भी मैंने 34 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और मजे की बात क्या है बेटे, वो जो बुक है उसको मैंने कंसेप्ट वाइज लिखा हुआ है, उसमें भी क्वेश्चंस कंसेप्ट के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं आप सबसे एक बार ये कहूंगा कि एटलीस्ट जो कंसेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ना बेटे, एटलीस्ट उन कंसेप्ट के तो जरूर कर लें जो आपको लगता है कि आपके ढीले हैं। बेटा इस बात का दावा है कि अगर आप ये 59 क्वेश्चंस कर लेंगे, इस दुनिया का कोई भी पेपर क्रेडिट पॉलिसी लेकर हो जाएगा बेटे, हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ शब्बा खैर, शब्बा खैर। मिलेंगे दोस्तों, दोबारा मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा मिलेंगे।